आपकी जो कहानी है ना, वो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। एंकर से लेकर एक्टर, पत्रकारिता से लेकर राजनीति तक का सफर। जिस परिवारों को पाकिस्तान से उखेड़ा गया, हिंदुस्तान की सरहद तक आते आते में भी कितने कत्लेआम हुए। भयानक स्टोरी लगती थी, भूत की कहानी, भयानक दर्द की कहानी लगती थी। कितना मुश्किल था, हर चीज अलग थी कश्मीर में, फिर हरियाणा का एकदम माहौल अलग। कश्मीर स्वर्ग है, बहुत सुंदर है, जिसको वहाँ के लोगों ने हिंदुओं को मारने के लिए, हटाने के लिए नर्क बनाना शुरू किया। उसी हफ्ते मैं टिकट बुक कराती हूँ और कश्मीर घूमती हूँ अपनी रॉयल एनफील्ड किराए पे लेकर कि आओ कश्मीर बहुत सुंदर है, आओ, कुछ भी नहीं है। अचानक 1 महीने बाद घंटी बजी। हम दिल्ली प्रेस से बोल रहे हैं, रेणु भाटिया जी का घर है? हाँ जी है। दिल्ली प्रेस की किताबों में छपी गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, रीडर डाइजेस्ट, विमेंस इरा, बहुत किताबों में कवर पेज छप। किसी को भी कुछ नहीं मिला तो मुझे कुछ नहीं मिला, क्या होगा, तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। व्हाट नॉनसेंस। आपको जिंदगी भगवान ने दी है, एंजॉय करो, काम करो। 2 चीजें जिससे मुझे भी नफरत है, बेईमानी और मक्कारी से। बेईमान भी नहीं होना चाहिए, मक्कार भी नहीं होना चाहिए, समझदार और चालाक होना चाहिए। कैंसर से इस तरीके से लड़ाई की अभी अब आई एम 100% कैंसर फ्री। एक माँ के जब बच्चों पे बात आती है ना, माँ बर्दाश्त नहीं करती। कैसे उसने अपने पति की हत्या की, टुकड़े किए, बच्चों को नानी के घर भेजा, ऑल दैट। कुलदीप सेंगर के केस में आप क्या मानती हैं, क्या सोचते हैं? अंकिता भंडारी के लिए न्याय की परिभाषा रेणु भाटिया क्या मानती हैं? बला की थी खूबसूरत, शाही थे शौक, कश्मीर में जन्म मगर वहां की फिजाओं में था खौफ। एंकर से लेकर एक्टर, पत्रकारिता से लेकर राजनीति तक का सफर तय करने वाली, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो बनकर हिंदुस्तान के दिलों में धड़कने वाली, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की बकिया उधेड़ने वाली, फरीदाबाद में 2 बार पार्षद, 1 बार उपमेयर, महज 21 साल की उम्र में बीजेपी से जुड़कर करीब 4 दशकों से सक्रिय राजनीति करने वाली और अब हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष बनकर लाखों महिलाओं की आवाज बेबाकी से उठाती है, सिस्टम में बैठकर सिस्टम से सवाल करती है। वेलकम महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया जी। थैंक यू, शुक्रिया, स्वागत है। धन्यवाद। आपकी जो कहानी है मैम, वो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। एंकर से लेकर एक्टर, पत्रकारिता से लेकर राजनीति तक का सफर। सबसे पहले सवाल, कश्मीर से हरियाणा तक का ये सफर कैसे तय किया और कश्मीर के उन हालातों ने आपकी सोच को, आपके विचारधारा को किस तरीके से आकार दिया? बहुत शुक्रिया दीपा। मैं उस परिवार से आती हूँ जिनका जो आपने विभाजन के समय सुना, विभाजन विभीषिका के कार्यक्रम भी आजकल होते हैं, जिस परिवारों को पाकिस्तान से उखेड़ा गया, हिंदुस्तान की सरहद तक आते आते में भी कितने कत्लेआम हुए। मैं उन परिवारों से आती हूँ जिनके आधे परिवार को 10 तारीख वाली उस ट्रेन में मारा गया, परंतु आधा परिवार वहाँ से बचते बचाते पीओके में जाकर रहा। 2 वर्ष पीओके के एक क्षेत्र में रहने के बाद हमारे पुरखों ने फिर हिंदुस्तान कश्मीर के जरिए आने का रास्ता निकाला। इसीलिए दर्द, गहराई, वो कत्लेआम, वो भयानक मंजर, जब मैंने अपने दादाजी से, अपनी बुआ से खास तौर पे, जिनके पति को 3 दिन की शादी के बाद खंजरों से मारा गया, जिनके भाइयों को उनके सामने, मामा के बेटों के उनके सामने हाथ काटे गए, जिभ्या पर रॉड गरम सीख लगाई गई, वो जब मंजर हम छोटे टाइम में सुनते थे तो एक भयानक स्टोरी लगती थी, भूत की कहानी, भयानक दर्द की कहानी लगती थी। वो सुन सुनकर हम बड़े हुए। और जब हम पाकिस्तान के पीओके के बाद, जब मेरे बुजुर्ग, मेरे ताया जी, मेरे दादाजी, ये लोग सब जब आए, हम लोग मिहिरपुर के रहने वाले हैं बेसिकली, और मिहिरपुर से जब हम भारत के कश्मीर में आए, हालांकि पीओके भी अब पीओजे के है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर,
और हम फिर कश्मीर में बसे। मेरे पिता उस समय 15 वर्ष के थे और वहीं पर वो आगे रहे मेरे ताया जी के साथ, बुआ के साथ, मेरी दादी के साथ। और बाद में विवाह जब हुआ तब मेरा जन्म इसी वजह से कश्मीर में हुआ। मैं कश्मीर में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी कुछ वर्षों तक, फिर वही कत्लेआम दोबारा। तो उसके तब तक मेरा विवाह हो गया, छोटी उम्र में विवाह हुआ मेरा, और मैं हरियाणा में आकर बसने लगी। तो हरियाणा तक का ये सफर इस तरीके से आपने तय किया। कितना मुश्किल था? हर चीज अलग थी कश्मीर में, फिर हरियाणा का एकदम माहौल अलग। कश्मीर स्वर्ग है, बहुत सुंदर है, जिसको वहाँ के लोगों ने हिंदुओं को मारने के लिए, हटाने के लिए नर्क बनाना शुरू किया। परंतु हिंदुत्व कभी खत्म नहीं होगा। आपने देखा 1990 में किस तरह से पंडितों के साथ नरसंहार हुआ, वही सेम रिपीटेशन जो 1947 में हुआ, सेम रिपीटेशन। और बहुत सारे हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन दिल्ली आसपास, एनसीआर में, बाकी राज्यों में बसने चले गए। लेकिन आज भी वो जन्नत है और पुनः एक बार मोदी जी उसे जन्नत बनाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। हम तो अपनी जान लुटा देंगे कश्मीर पर। बिल्कुल, मैंने आपको कई बार देखा भी है, कश्मीर के लिए जब भी बात होती है। यस, जिस दिन आप मेरा फेसबुक नोट करें, जिस दिन कश्मीर में कोई ऐसी घटना बताते हैं कि वहाँ पे खौफ है, जो है सैलानियों को नहीं आना चाहिए, यहाँ मार देंगे, कत्लेआम कर देंगे, उसी हफ्ते मैं टिकट बुक कराती हूँ और कश्मीर घूमती हूँ अपनी रॉयल एनफील्ड किराए पे लेकर कि आओ कश्मीर बहुत सुंदर है, आओ, कुछ भी नहीं है। रॉयल एनफील्ड की बात आई, आप जब अपनी मीटिंग्स लेते हैं महिला आयोग की, तो मैंने देखा आप पूछते हो किस किस को गाड़ी चलानी आती है, Yes. किस किस को बाइक चलानी आती है। यस, उसके पीछे एक बहुत सुंदर कारण मैंने रखा है कि जब किसी लड़की के साथ रैंडम कोई घटना घट जाए, कोई छेड़ दे, कोई बाइकर आके छेड़ दे, कोई कार में उसे घसीटने की कोशिश करे, किडनैपिंग, कोई भी ऐसा मंजर उसके सामने दुर्भाग्यपूर्ण आता है, तो उस लड़की को अगर बाइक चलानी आती होगी, मारो लात उसे और उसकी बाइक लेके भाग जाओ। आती होगी तभी ना, स्कूटी आती होगी तभी ना, कार आती होगी तभी ना। तो इसलिए जो व्यक्ति जैसा करे, मैं तो खुद बस और ट्रक भी चलाती हूँ, तो लड़कियों को कहती हूँ वो भी सीखो। कार आ गई तो ट्रक आ गया, कार आ गई तो बस आ गई, बस कॉन्फिडेंस। इसलिए हर लड़की को हर व्हीकल चलाना आना चाहिए, खुद की सेफ्टी के लिए। ये सेफ्टी पैरामीटर है। और ये आपके जीवन में आपको ऊर्जा भी देता है और आमदन भी देता है। कॉन्फिडेंस। आप देख लेना, एक हिमाचल की बेटी, मैं उससे मिली भी एक बार, वो ट्रक ड्राइवर है, उसके पिता का देहांत हो गया, बहुत मेहनत से उन्होंने ट्रक खरीदा था, किस्तें देनी थी, उसका भाई नहीं था, छोटी एक बहन थी, तो उसने कहा कि जब पिता चले गए तो क्या करूं, तो ट्रक ही चलाऊंगी। ट्रक चलाती है वो, आई थिंक 29 ईयर्स की है आज की डेट में वो। आपने हर प्रोफेशन में काम किया रेंज जी। पहले आप एंकर रही दिल्ली दूरदर्शन में, फिर आपने किस तरीके से फिल्मों में लोगों के दिलों में धड़के, उससे पहले भी काम उससे किया। पहले भी। जब मेरा विवाह हुआ मैं 10वीं कक्षा में थी। क्या उम्र थी आपकी? 17। अभी मैंने मेरा 18वां बर्थडे मेरी मदर इन लॉ ने मनाया था। तो वही मैंने आपको हालात बताए, उन हालातों की वजह से छोटी उम्र में मेरे माता पिता का देहांत हो गया। जब आप 7 साल की उम्र में? जब मैं 7 साल की थी और मेरा छोटा भाई 5 वर्ष का। तो ताया जी वगैरह ने पाला, मेरा भाई जम्मू में पला, मैं देहरादून में फिर बाद में पली। और क्योंकि ताया जी बहुत बुजुर्ग थे तो उन्होंने चाहा, जैसे बड़े बुजुर्ग उस समय के कहते हैं कि हमारे सामने हमारी भतीजी का ब्याह हो जाए, पता नहीं बाद में क्या माहौल हो, तो इस वजह से मेरा विवाह जल्दी हुआ। मैंने सारी शिक्षा तीनों बच्चों के बाद विवाह के बाद की। मैंने 1990 में पढ़ाई दोबारा शुरू की, तब तक मेरे बच्चे हुए, और बच्चों के दौरान मैंने 87 में ब्यूटी पार्लर का शनाज हुसैन हबीब्स कॉस्मेटोलॉजी इंडिया मिसेस घोष से मैंने ये 3 कोर्सेज पूरे इंटरनेशनल स्तर के किए, मतलब प्रॉपर डिप्लोमा कोर्सेज किए। और मैंने फरीदाबाद का पहला शहनाज और हबीब्स का पार्लर खोला मॉनिक्स के नाम पे, NIT 1 में। बहुत अच्छी आमदन थी, बहुत अच्छा काम था, बिकॉज क्वालिफाइड और स्टाइलिश पहला था। उस क्वालिटी का क्वालिटी का अब तो बहुत है,
एक दो पुरानी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ कोर्स किया, मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट ब्लू हेवन और आजकल बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये सब बाद में आए। तो मैंने मेरी करियर की स्टार्टिंग, बिकॉज मैं 10वीं पास थी, कुछ और नहीं पता था, कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं बनना था। क्या चाहते थे आप उस वक्त, क्या चलता था दिमाग में, क्या तब बनना है? पति ने पूछा कि तुझे और कुछ कोई काम करना है, सास ने भी पूछा। मेरी सबसे बड़ी गाइड मेरी सास थी। तो उन्होंने कहा कि अब बच्चे हैं, हो गए हैं, तुझे कुछ पढ़ना है करना है तो बता। अब मुझे कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं था उस टाइम, और खुद भी समझ नहीं थी। 10वीं के बच्चे को क्या समझ होगी, आजकल तो बहुत चंट है। तो पड़ोस की एक दीदी, नंद जैसी, वो ब्यूटी पार्लर करने जाती थी, तो मैं भी चल दी ब्यूटी पार्लर करने। पर वहाँ जाके देखा है तो बड़ा लोकल सा है, इतना तो मुझे वैसे ही आता है। तो वहाँ एक मेरे को चमत्कार कहें क्या कहें, एक लड़की मिली, रजीना क्लेमेंट नाम से, क्रिश्चियन थी, वो वहाँ सिखाने आती थी। तो उसने जब मुझे देखा, उसने कहा, रेनू यू आर नॉट फॉर दिस, यू नो ऑल दिस, सो यू गो टू शनाज हुसैन, यू गो टू हबीब्स, तुम्हारा हाथ अच्छा है। तो तब उसने मुझे गाइड किया, मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी, वो कैंसर से उसकी डेथ हो गई, तो उसने मुझे वहाँ भेजा, और फिर कड़ी से गड़ी जुड़ती गई। शनाज हुसैन का जिस दिन डिप्लोमा मिलना था, एक केंद्रीय मंत्री भी आए थे, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, कांग्रेस सरकार के, तो उन्होंने डिप्लोमास दिए। और वहीं पर दूरदर्शन की टीम आई थी, तो वो इंटरव्यू कर रहे थे। उस समय दूरदर्शन था, सिर्फ दूरदर्शन था। तो उस टीम ने जब मेरा इंटरव्यू किया, तो जो उसकी प्रोड्यूसर थी, उन्होंने कहा, रेनू जी, जैसे इस एंकर ने आपका इंटरव्यू किया है, आप ऐसे इंटरव्यू करना चाहती हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी, आई वॉज टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। सो आई केम होम, सो आई केम होम, और मैंने अपने पति से कहा कि वहाँ पे ऐसे मिली थी एक मैडम, उन्होंने ये नंबर दिया है। तब मोबाइल्स भी होते थे, लैंडलाइन होते थे, तो ये नंबर है, और मुझे आज भी याद है 371 करके स्टार्ट होता था वो नंबर। और मैंने फ़ोन किया अपने हस्बैंड से पूछने के बाद कि मैडम आप कल मुझे मिले थे, क्या मैं आपसे मिलने आऊँ? अपने हस्बैंड के साथ राजदूत बाइक पे मैं गई थी, मेरे पास तब राजदूत थी, और वो मुझे लेकर गए दूरदर्शन पर, और मैं उनसे मिली। फिर उन्होंने मुझे कहा, ठीक है, आप मंडे आना, और मंडे को हम आपको एक कार्यक्रम देंगे। आपको ध्यान हो, दूरदर्शन में दोपहर को छुट्टियों में एक कार्यक्रम आता था, छुट्टी छुट्टी। उसमें एक दीदी बैठती थी और बहुत सारे बच्चे कहानी सुनते थे, कभी शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, कोई कोई कहानियाँ। तो वो दीदी मैं बनी फिर। तो वहाँ से मेरा दूरदर्शन का करियर स्टार्ट हुआ। जो मेरे इमीडिएट बॉस थे, SM हैदर साहब, आज भी जीवित हैं, मैं उनको वंदन करती हूँ। उनकी औलाद नहीं थी, तो उन्होंने मुझे, उनकी वाइफ ने मुझे बेटी की तरह, बेटी का रिगार्ड दिया। तो हैदर साहब ने मुझे बहुत गहराई से बातें समझाई, कैसे इंटरव्यू करना है, घबराना नहीं है, कोई बड़ा नेता आ जाए। और आप यकीन मानो, मैं हिंदुस्तान की पहली महिला हूँ जिसने TN सेशन का इंटरव्यू किया दूरदर्शन पे। मैम की पहला कमिश्नर आयोग का। तो वो भी एक मेरे को एनर्जी देने वाला था। और करते करते माननीय एडवाणी जी का और सुषमा जी के इंटरव्यूज करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज भी दीपक चोपड़ा जी उनके PA हैं, एडवाणी जी के। पहली बार जब मैं इंटरव्यू करने गई, उन्होंने ही मुझे अपॉइंटमेंट दिया था, और तब से लेकर आज तक वो जो मेरे गुरु ने मेरा कॉन्फिडेंस बनाया था, वो आज भी कायम है, और मैं उनको वंदन करती हूँ। जब आप इंटरव्यू करने के लिए जा रहे, तब आपने कभी सोचा था वहाँ कि मैं जिसका इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं नेता नगरी के पास जा रही हूँ, मतलब नेताओं, पॉलिटिशियंस के साथ आपको इंटरेक्ट, कि मैं खुद कभी ये भी एक बड़ी कुर्सी पर बैठूंगी? जी, ये भी बड़ी प्यारी कहानी है। कोइंसिडेंस ना, मेरा राजनीति में आना डेस्टिनी है। मुझे राजनीति का बिल्कुल शौक नहीं था, और मैं खुद को आज भी राजनीति वाला नहीं कहती। इधर की उधर की, इधर ग्रुपबाजी, उधर ग्रुपबाजी, घपलेबाजी अपना काम नहीं है वो, आज भी नहीं है, और अभी नहीं। ग्रुपबाजी, घपलेबाजी होती है तो मान रहे हो? नहीं, हर एक के अपने कोई ना कोई ग्रुप्स होते हैं, सिस्टम होते हैं। अपने को ना शुरू से शौक था, ना कभी पॉलिटिक्स में आने का सोचा था।
आप यकीन मानो कि जब मैं इंटरव्यूज करती थी तो 94 की मैं आपको बात कर रही हूँ, तब तक मुझे 3 वर्ष हो चुके थे, क्योंकि मैंने 91 में ऐसे एंकरिंग स्टार्ट ज्वाइन कर कर दी लिया थी। था। लेकिन तब महीने में 2 महीने में 1.5 महीने में एक बारी आती थी। 93-4 से रेगुलर आने लग गई, तो थोड़ा मंझ भी जाता है बंदा, समझ भी जाता है। 94 में फरीदाबाद की पहली नगर निगम बनी थी। उस समय भाजपा की मैं जुड़ चुकी थी, एक्टिव हो चुकी थी, तो भाजपा ने मेरा नाम दिया चुनाव लड़ने के लिए पार्षद, क्योंकि पहली बार महिला वार्ड भी बने थे। तो मैं NIT 1 रहती हूँ, बट 22 सेक्टर महिला वार्ड बना था। माननीय कृष्ण पाल जी ने भी उस टाइम चुनाव लड़ा था और मुझे भी बारी मिली थी। लेकिन मैंने जब ऐसे डिस्कशन किया, जब बहुत सारे लोग मेरे हस्बैंड के पास आए कि महिला है, चुनाव लड़ना है, ये बहुत हमने इसको स्टेज पे बोलते हुए देखा है, तब तक मैं एक मन संचालक बन चुकी थी और मैं संघ की दृष्टि से, भाजपा की दृष्टि से संस्कार भारती में थी। तो संस्कार भारती के माध्यम से मैं मन संचालन करती थी। तो उस नाते उन्होंने कहा ये बोल सकती है, चुनाव लड़ाओ, क्योंकि पहला चुनाव था, महिलाओं को आना था। और जब सब मेरे घर आए तो मैंने कहा करना क्या होगा, तो कहते हैं सबसे पहले बाल बढ़ाने होंगे, जीन्स नहीं पहननी होगी, थोड़ा आपको वो चेंज करना होगा। तो मैंने कहा नेता "My जैसा God, दिखना देखना होगा। तो मैंने कहा दिस इज द मोस्ट टफेस्ट वर्क, बिकॉज मैं एंकर हूँ, दूरदर्शन में हूँ, हमको तो फील्ड में पहनना होता है, और कोई इसमें बुराई भी नहीं है। मतलब उनका बुरे कहने का मतलब नहीं था, उनका कहने का मकसद था साधारण जी। सो मैंने अपने हस्बैंड को कहा यार मुझे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज मुझे तो दूरदर्शन में एंकर ही रहना है। तो आई मिस दैट चुनाव। मेरी जगह शांता रखेजा जी को टिकट दी गई और वो महापौर भी बनी थी। चलिए 2000 आ गया, ये 94 से चुनाव। फिर आपने रिग्रेट किया कि आपने नहीं, गलती कर दी नहीं, या नहीं, फिर नहीं। आप तब तक 2000 तक तो मैं 8 वर्ष दूरदर्शन की एंकर प्लस न्यूज रीडर, कृषि दर्शन, एनवायरमेंट, ये वो हरियाणा के सब मंत्रियों और अधिकारियों के इंटरव्यू कर चुकी थी। मेरे फेवरेट अधिकारियों में 2-3 नाम आते जिनके मैंने उस जमाने में इंटरव्यू किए थे। सुमिता मिश्रा सिंह, हुड्डा की एडमिनिस्ट्रेटर थी फरीदाबाद की, संजीव कौशल, नया नया नगर निगम बना था तब, जब संजीव कौशल जी जो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, उसके कमिश्नर थे। मतलब तब एडमिनिस्ट्रेटर बोलते थे। NC वाधवा जी जो वाइस चांसलर हैं मानव रचना के, ऐसे बहुत सारे अधिकारियों के। और एक अधिकारी स्वर्गीय रामनिवास जी जो बहुत एनर्जेटिक IAS थे, उनके साथ मैंने फरीदाबाद में 2 कार्यक्रम भी शुरू किए थे। एक का नाम था ग्रीन फरीदाबाद। आज भी आप कहीं दूर दराज कूड़े कबाड़े में देखेंगे, जो ये पेड़ लगाने वाली जगह होती है ना, उसके ऊपर ग्रीन फरीदाबाद नाम की चिट लगी होगी। वो हमने शुरू किया था देवकी नंदन बहुगुणा जी के साथ, वो भी आए थे। और दूसरा हमने कार्यक्रम जो शुरू किया था पहली बार हरियाणा में, क्योंकि मेरे पास एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्री का एंकरिंग चिप थी, तो उसमें हमने इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर पहली बार हरियाणा में लगाया था, जिसका नाम था फारिंडेक्स, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर। और उन्हीं अधिकारी के साथ फिर हमने वो यहाँ से DC बदल के रिवाड़ी चले गए, तो रिवाड़ी में भी हमने लगाया राइडेक्स नाम से। तो कुछ ऐसे कार्यक्रम नए नए, न्यू इन्वेंशंस, न्यू समथिंग वेरी न्यू इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंड इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, तो ये करने को मिला। इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं था, बिकॉज आई वाज खुश थे अपने प्रोफेशन। बहुत अच्छे। हाँ। और एक सरकारी चेक मिलता था 675 रुपए का एक एंकरिंग का, तो ये भी बड़ी खुशी थी। अच्छा, पर एंकर, ये कोई बड़ी रकम या ऐसे बोले ऐसी बात नहीं है, पर 675 रुपए सरकारी जब मुझे मिलते थे मजा आता था। तो उस टाइम पर क्या एंकर मतलब पर प्रोग्राम के हिसाब से प्रोग्राम्स का मिलता था। और फिर धीरे धीरे करके 96-7 में मैं दिल्ली दूरदर्शन की एम्पैनल्ड प्रोड्यूसर बनी। फिर मैंने लगभग 40 से ज्यादा फिल्में बनाई,
डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, एड्स पर बनाई, स्मोकिंग पर बनाई, और मैंने खुद उसमें रोल भी किया। ऐसे फिर दूरदर्शन में देखते देखते बहुत सारे प्रोडक्ट्स के मॉडलिंग भी मिलती रही, मैंने शौक से की। बहुत सारे सीरियल्स मिले, जैसे चमत्कार, फारूक शेख की साली का रोल किया, मुंबई गई, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स, फिर तो अनगिनत। गजेंद्र चौहान जो युधिष्ठिर बनते हैं महाभारत में, उनकी रानी का रोल किया मैंने गज मोती में। और प्रोड्यूसर बड़े नामी प्रोड्यूसर थे, रविंद्र जैन, जो बहुत अच्छे संगीतकार थे। ऐसे करते करते बहुत सारी फिल्में की, सीरियल्स करती रही, मॉडलिंग्स करती रही। तो ये मेरा एक शौक वाला पैशन था। इट वाज नॉट कि पैसा मिले तभी करूंगी, शूटिंग Interest करना था आऊंगी, आपका। जस्ट ओके कुछ भी मिल रहा है। मेरे हस्बैंड ने भी कहा तेरा शौक है ना, आपका कर, शौक। जो मिलता है कर, पैसे की कोई परवाह नहीं। एक एपिसोड के एक रोल के लिए मैं बाय एयर मुंबई जाती थी, फिर एक दिन रुकना, फिर रोल करके अगले दिन वापस आना, तो सारा खर्च भी कर देते थे, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए। तो ये जो कहते हैं कि कभी कभी इंसान किसी चीज को पाना चाहता है लेकिन वो मिलता नहीं, फिर वो उदास होता है, लेकिन कहते हैं कि जो लिखा है वो मिलेगा। तो ये ऐसा- सच है? आपकी आपके स्टोरी को सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है आपको पैशन होना चाहिए जो भी आप बनना चाहते हैं, और भगवान आपके लिए रास्ते खोलता है। देखिए, मैं हाउसवाइफ थी, बच्चे हो गए तीनों, 2 बेटी 1 बेटा। अचानक पड़ोस वाली दीदी ने कहा मैं पार्लर सीखती हूँ, उसके साथ गई। वहां एक और मिली, उसने शनाज पे भेजा। शनाज पे वो प्रोड्यूसर मिली, उसने दूरदर्शन बुलाया। दूरदर्शन में काम करते करते एक फरीदाबाद का बहुत फेमस कार्यक्रम होता था, खुश रंग, पुराने लोग जानते हैं, मगर बहुत साल हो गए, बंद भी हो गया। तो खुश रंग कार्यक्रम में मुझे पहली प्राइवेट एंकरिंग मिली, जिसकी चीफ गेस्ट थी तबस्सुम। और शो था। या बड़ा शो था, और 2 सिंगर आए थे, मेल का नाम भूल रही हूँ, लेकिन फीमेल थी, प्रीति सागर सिंगर। तो उनके साथ मैंने मंच साझा किया, फोटोज भी हैं, अगर आप लगाना चाहोगे तो मैं दे दूंगी। तो तबस्सुम ने कहा अरे अच्छी खासी सुंदर हो, कुछ मॉडलिंग क्यों नहीं करती हो? तो मैंने कहा सोचूंगी दीदी। तो फिर मैंने हस्बैंड से पूछा, वो आज्ञाकारी पत्नी वाला मामला। तो भाटिया जी ने कहा हाँ मिल बात कर ले। तो अगले दिन उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, दिल्ली प्रेस का, आज भी दिल्ली प्रेस है। और मैं मिलने गई जिस दिन की उन्होंने डेट दी। तो उन्होंने मुझे ये कहा था 5-6 टी-शर्ट्स अलग अलग कलर की लेके आना, जीन्स के साथ पहननी है। तो मैं गई, वहां गई तो एक रमेश जी हैं, आज भी हैं, कुछ दिन पहले उनका फोन भी आया मुझे। तो उन्होंने मेकअप करवाया, ऐसे सेटअप किए, लाइटें वाइटें, और फिर बड़े सारे पोज हुए, ये बहुत सारे पोज किए, मेरे 70 फोटो खिंचे अलग अलग टी-शर्ट्स पे, और हो गया शूट। तो तबस्सुम दी को प्रणाम करके मैं वापस आई। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। लैंडलाइन होते थे, मुझे अपना फ़ोन नंबर भी आज याद है, 7662। तो अचानक 1 महीने बाद घंटी बजी, हम दिल्ली प्रेस से बोल रहे हैं, रेनू भाटिया जी का घर है? हाँ जी है। वो तबस्सुम जी ने याद किया है। नेक्स्ट डे मैं गई और मेरे को बहुत सारी मेरी फोटोज दिखाई गई, सुंदर सुंदर, और मैं भी सोच रही थी ये मैं हूँ, बाय गॉड इतनी बढ़िया। तो फिर मेरे को फोटोजेनिक फेस का उन्होंने खिताब दिया, और वो मेरी फोटो पूरे 1 साल तक अलग अलग खिंचती रही। दिल्ली प्रेस की किताबों में छपी, गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, रीडर डाइजेस्ट, विमेन्स एरा, बहुत किताबों में कवर पेज छपा। आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो बस ऐसे करके सफ़र शुरू, इसलिए रिग्रेट नहीं था, और एक्सपीरियंस बढ़ता गया। तो भगवान ने, जो आपने कहा ना कि कैसे मौका मिला या कुछ आपको कैसा फील, मुझे किसी को भी कुछ नहीं मिला तो मुझे कुछ नहीं मिला, क्या होगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, व्हाट नॉनसेंस। आपको जिंदगी भगवान ने दी है, एंजॉय करो, काम करो। एक चीज याद रखो, 2 चीजें जिससे मुझे भी नफरत है, बेईमानी और मक्कारी से। बेईमान भी नहीं होना चाहिए, मक्कार भी नहीं होना चाहिए, समझदार और चालाक होना चाहिए। क्योंकि मैं थोड़ी कम हूँ चालाक, बट वक्त ने सिखाया। तो
आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपको जो मौका मिले, एक बंदे ने कहा कि ये प्रोग्राम है आप कर लोगी, आउट ऑफ द सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, बट यस आई कैन ट्राई, तो मैंने किया। अब आप हो दीपा जी, अगर आप आज ये शो एंकर कर रही हो, आपको आपका स्टूडियो बोले कि भाई तुझे तो ना खेती पर काम करना है, तो आप बोलो नहीं नहीं खेती मेरा सब्जेक्ट नहीं, तो मुझे ऐसे कृषि दर्शन का कहा गया, अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहिए। नहीं गंवाना चाहिए, आप यू लर्न यू नो। सो मुझे एक दिन कहा गया कि अब आपको ना कृषि दर्शन के प्रोग्राम करने हैं। आज भी मुझे याद है कुलदीप शर्मा जी आज भी कृषि दर्शन के हेड है, और मैं उनके साथ कितने ही पूसा इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम किए, तो अब वो भी नॉलेज होगी। अब जब मैं वो कहाँ काम आई, जब मैं भाजपा में 2010 से लेकर 17 तक 18 तक प्रवक्ता थी, तो वो काम आया। कौन सी फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल, वो सब चीजें वो नॉलेज आपने तो यू ऑलवेज गेन, यू शुड नेवर लीव एनी अपॉर्चुनिटी। यस, वो आपकी दिल को, आपकी डिग्निटी को ठेस देने वाला काम नहीं होना चाहिए, ईमानदारी का हो, कितना मर्जी चैलेंजिंग हो, आप कामयाब हो जाएंगे। तो आपने सबसे ज्यादा किस प्रोफेशन को एंजॉय किया, एंकरिंग को, पॉलिटिक्स को, या फिर फिल्मी इंडस्ट्री को? सबको सबको सबको, क्योंकि मैंने किसी को पिनौती नहीं बनाया। आपने ना कहते ना ये तेरे बाप की पिनौती है, नहीं वो नहीं बनाया। जो मौका जब मिला, आज दीपा ने मुझे इसके लिए बुलाया, मैं आई, मुझे क्या बोलना है मुझे नहीं पता, दीपा पूछेगी मैं बताऊंगी। तो आपको अपने जिसमें भी काम में आप जाते हैं आप उसको एंजॉय करो, यू विल लव। मैं अब विमेन कमीशन की हूँ, चेयरपर्सन, ओ माय गॉड चेयरपर्सन बन गई ये वो, नो, आप चेयरपर्सन को एंजॉय करो, और मैं एंजॉय करती हूँ। तो अभी आप चेयरपर्सन हो, अगले कुछ सालों में मैं आपसे जब पॉडकास्ट करूंगी तो क्या कहकर बुलाऊं? आपके पास क्या है? मैं शिव की भक्त हूँ, जहाँ शिव भोलेनाथ बिठाएंगे वहाँ बैठना चाहिए। वो कहेंगे, आपको ध्यान है अभी जब लास्ट अक्टूबर में 99% मेरा नाम विधायक के तौर पे आने के बाद, बिल्कुल मेरे बोर्ड बनने के बाद, मुझे फोन आने के बाद कट गया, और किसी ने कहा कि नहीं 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 वो तो फला XYZ को टिकट मिल गई, रातों रात चेंज हो गया। तो मैं सोच रही थी आपकी तैयारी पूरी थी विधायक के लिए? अभी भी आप मेरे घर कैमरा लेके जाएंगे, बैनर, बोर्ड, इतने सारे पर्चे, क्योंकि सुबह 10 तारीख को 10 सितंबर को नॉमिनेशन था, मेरी डेट निकली थी कि वो दिन शुभ है, तो सारा कुछ बना हुआ था। फिर कहीं से वो क्लू आया था, कोई कॉल आया था कि टिकट आपको मिलने वाली है? आया था। कहाँ से? ये नहीं, ये थोड़ा सीक्रेट है। सेंटर से आया था, हो सकता है एक ही व्यक्ति, स्टेट से या सेंटर हो से? सकता है एक ही व्यक्ति ने मुझे भी कहा और दूसरे को भी कहा हो। लेकिन सेंटर से आया कि स्टेट? नहीं, दोनों से। अब हो सकता है एक ही व्यक्ति ने मुझे भी कहा हो, और जिनको टिकट दी उनको भी कहा हो, और किसी और को भी कहा हो। एक ही व्यक्ति 4 जनों को कह रहा था कि एक ही इंसान पॉलिटिक्स में हर किसी को, है ना। और दुखद, मुझे जरा भी गम नहीं। मेरा एक सपना था कि मेरे पति ने मेरी पॉलिटिक्स को 30 साल दिए। सस्ते जमाने में एक आमदन भी 1 रुपया भी मेरी जब नहीं थी, और पति ने मेरे ऊपर एक नई मारुति कार लेके देना, जा तू दिल्ली दूरदर्शन जा, ये ले, सस्ते जमाने में 500 रुपए देना कि जा तू और रोटी भी खा लेना, जूस भी पी लेना, भूखी मत रहना, पूरा दिन शूटिंग करनी होती है, धूप में घूमना होता है। तो वो जो उन्होंने मेरे लिए किया था, मेरी सास ने 2 पराठे पैक करके भी दे देना कि घर की रोटी खा ले, एंड वो मेरी सास की और मेरे पति की जो मेहनत मेरे लिए थी, मैं उसको एक बार करना चाहती थी कि उन्हें कि उनका अपना सपना पूर्ण हो, क्योंकि उन्होंने खर्चा किया था मेरे ऊपर। जितना उन्होंने खर्चा किया, क्या करेंगे आजकल के लोग, है ना। और चाहे क्यों बोल रहे हैं आप, हो जाएगा। भगवान कभी भी किसी को अपूर्ण नहीं छोड़ता है। अच्छा किया है तो अच्छा ही देता है, बुरा किया तो बुराई भी देता है। इसीलिए मैं सबको एक ही बात कहती हूँ कि मक्कार और बेईमान मत बनो, आपका पूरा जीवन बेस्ट रहेगा। जहां आप मक्कारी करते, अरे दीपा को छोड़, मैं इसके बॉस को कह दूं मुझे बना दे, जहां आपने ये करी ना, आप भी गए और दीपा को भी आप भेजने की करोगे,
ऐसा नहीं करना है, नेवर इन लाइफ। युवा फलते फूलते। हाँ, मैं एक बड़ा सटीक आपको उदाहरण देती हूँ। जब मैं प्रवक्ता थी तो किसी ने ट्राई किया, हो रेनू को इंडिया न्यूज पे ना भेजो, XYZ, आप बेशक काट देना, इस चैनल पे ना चली जाए, उस चैनल पे ना चली जाए। प्रवक्ता थी मैं, इधर ना फेमस हो जाए, उधर ना फेमस। आज वही चैनल्स है यार, वही चैनल काटा ना मुझे उस समय, नहीं जाने दिया। ओ इसका नाम काट दो, आज की डिबेट में इसे मत भेजो, उसको मत भेजो, उधर मत भेजो। बिल्कुल। लेकिन आपने बिना बेईमानी के, बिना चालाकपंती के, समझदारी से अपना काम किया, तो आज वही चैनल से जो आपका इंटरव्यू करते हैं। एक चैनल ने तो मुझे फ्रेंडली कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि सोशल मीडिया पे हमारे चैनल के सबसे ज्यादा आपका नाम है। अब मैं क्या करूं, अब वो जो जिसने ऐसा किया था, अब चिढ़ो। तो क्या उन्होंने अभी वो देखा, मतलब वो देख ही रहे होंगे? कमाल है, इधर ही कभी रहते कॉल होंगे, पे कोई बात, इस दुनिया में तो है ही ना। कभी कॉल पे कोई बातचीत? नहीं, मैं कभी नहीं, आई डोंट, मुझे भी उसने डायरेक्ट थोड़ी बोला, किसी इनडायरेक्टली आप मुझे तो किसी ने बोला, बताया। और आज भी वो इनडायरेक्टली हमारा ये क्वेश्चन भी सो आई डोंट फील बैड। देखेंगे। अगेन आई विल टेल यू, मैंने कभी भी अपने बच्चों को भी नहीं सिखाया है, मेरे पति ने कभी ऐसा नहीं किया। आज मेरे पास जो कुछ है, अपने पिता का एक एक कण कण ईमानदारी का है। मेरे पति का जो कुछ भी मेरे पास है, एक एक कण ईमानदारी का है। जब आप ईमानदारी का खाते हो तो आप ईमानदार रहते हो। आप इधर से ले, उधर से ले, उधर से ये कर, वो कर, लूट कसोट। मैं तो एक ज्ञान की बात कहूंगी। आप ये मत सोचना कि हमने बुलाया इंटरव्यू के लिए, ज्ञान भाषण देने लग गई। आप दीपा, आप मुझे ये बताओ, मैं आपके पूरे स्टूडियो से पूछती हूँ, किसी ने 7 पीढ़ियां देखी हैं? नहीं। बहुत ही ज्यादा किसी ने देखी होंगी ना, आप में से किसी में से तो दादा देखा होगा या परदादा देखा होगा, किसी ने। दादा ही देखी होंगी, मतलब परदादा ने अपने पोते का बेटा भी देखा होगा, किसी एक ने। लेकिन 99.9% हमने नहीं देखी। दादा भी कईयों ने नहीं देखा, राइट? तो फिर आप 7 पीढ़ियों का क्यों जमा करते हो? वो भी चोरी करके, उसका ले, उसका ले, उसका ले। मैं उस दिन एक दुखद खबर पढ़ रही थी, वेदांता के मालिक उदास हैं, 80 वर्षीय मालिक उदास हैं कि उनका 48 या 39 ईयर्स ओल्ड इकलौता बेटा चला गया। उन्होंने अपनी 75% जायदाद दे दी दान में। दान में। सो यू नेवर नो, यू नेवर नो, वाला है ना? तो इसलिए उतना कमाओ, उतना खाओ, ईमानदारी का खाओ। ब्रह्म कुमारियां कहती हैं, दीदियां, मैं बहुत उनका मान करती हूँ, फॉलो भी करती हूँ। वो कहती हैं कि जब आप ईमानदारी का नवाला खाओगे तो आपके अंदर की संतान ईमानदार होगी। जब आप अपने किचन में भोजन ईमानदारी से बनाओगे तो बच्चों के अंदर, पति के अंदर वो भाव जाएंगे। आप ऐसे बोलोगे, सवेरे नाल मारदा है मैनू, इस तरह करदा, उस तरह करदा, आटा ऐसे गुनोगी, जिससे रोटी बनाओगी, तो उसके अंदर क्या भाव जाएगा? खुंदक वाला, गुस्से वाला, बेईमानी वाला। So it is very simple. The theory is so simple. अच्छा, अगले सवाल पर आते हैं। पहले वही इलेक्शन का एक मेरे को पूछना था। जब टिकट कैंसिल हुई, आपकी टिकट कटी, तो पहले ही आपको पता चल चुका था टिकट डिक्लेयर होने से पहले? कोई कॉल आई? Yes, पता लग गया था। नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आया। मुझे रात को 12-1 बजे किसी ने बोला कि तेरे को ना इसलिए टिकट नहीं मिला कि तेरी बदनामी कर दी गई है कि तुझे कैंसर है और तू मरने वाली है। तो मैंने कहा, कैंसर तो मुझे 3 साल पहले था। 3 साल पहले से तो मैं आयोग भी कर रही हूँ, एक दिन घर नहीं बैठी। पता लगा तुझे दीपा मुझे कैंसर है? नहीं, क्योंकि आपने मुझे लगा ही नहीं कि आप घर बैठे हो या फिर इस तरीके से। उसका गवाह आजकल सोशल मीडिया होता है। तो मुझे कैंसर हुआ जब मैं महिला आयोग की अध्यक्षा बनी। सुन के बल्कि बहुत जिस दिन मैं 19 जनवरी 2022 को महिला आयोग की अध्यक्षा बनी, मैं उत्तराखंड चुनाव में थी, वहां टेलीफोन आया था। और 22-23 मार्च को मैं पहली बार शपथ लेने के बाद 1-1.5 महीना काम करने के बाद फरीदाबाद आई। और जैसे होता है ना लेडीज का, चलो अब 1.5 महीना हो गया, थक रही हूँ, पार्लर जाऊंगी, बाल कटवाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, योर प्रेजेंटेशन।
बहुत लोग इसको भी एक्टिंग बोलेंगे, बट आई डोंट माइंड दैट, सब करते हैं, जो कोई चोरी, मैं थोड़ा पाले में, राइट। तो मैं वो कराने गई, सामने ही मेरी फ्रेंड का नर्सिंग हॉस्पिटल है अपोलो 17 में। तो मेरी बच्चों की जो डॉक्टर अनीता सोनी, उसको मैं मिलने चली गई, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उधर गई तो हेल्थ कैंप लगा था, हेल्थ कैंप लगा तो डॉक्टर ने कहा अरे वाह बड़े अच्छे दिन आई है, आज तो हमारे यहाँ हेल्थ कैंप है, तो आजा आजा तेरा भी चेकअप करते हैं, हम कल न्यूज में देंगे महिला आयोग की अध्यक्षा ने कराया हेल्थ चेकअप कैंप में चेकअप। मैंने कहा कर लो। मैं तो बड़ी रूटीन में गई थी और सुबह में 1 घंटा वॉक करती हूँ, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर साइकिल चलाती हूँ रोज पिछले 25-30 साल से, तो कोई ये बात ही नहीं थी मन में। और मैं गई तो उन्होंने मेरा चेकअप किया। जब चेकअप किया तो थोड़ी देर बाद हम कॉफ़ी पी रहे थे, तो डॉक्टर की नर्स अंदर आई, तो डॉक्टर को ऐसे किया, डॉक्टर बाहर गई। बाहर से जब डॉक्टर वापस अंदर आई तो मुझे कहती है माय गॉड रेनू, मैं तेरे लिए इतनी टेंशन में हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते तेरी रिपोर्ट आई। मैंने ऐसे मजाक में कहा मरने वाली हूँ क्या? तो कहती है हर बात का मजाक करती है, सीरियस हो जा, सीरियस बात है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है तुझे ना ब्रेस्ट कैंसर है। तो मैंने कहा अच्छा। अब मुझे यही नहीं पता लगा मुझे हंसना है या रोना है या अफसोस करना है। ओ हाँ, आई वाज लाइक डंप। अच्छा, जब 3-4 मिनट निकल गए मैंने कहा अच्छा अब करना क्या है, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा अब करना क्या है? कहती है ये नंबर है, तो कल इनको जाके मिल अपोलो में। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सैटरडे था, मैं गई तो डॉक्टर नहीं थी। मंडे को मैं गई ना, फ्राइडे था, तो मैं गई तो डॉक्टर ने पढ़ा और डॉक्टर ने कहा कि एक चेकअप और कराना पड़ेगा, देन इट विल बी कंफर्म्ड। वैसे इस रिपोर्ट को देख के कंफर्म ही है। तो मैंने कहा कर लो। कहती है ऐसे नहीं, आप किसी को लेके आओ, आपको पता है बायोप्सी करनी है आपकी। मैंने कहा अच्छा, तो बायोप्सी क्या होता है, कर लो। मुझे ध्यान ही नहीं था बायोप्सी क्या होता है। तो उन्होंने कहा अरे भाई बहुत पेनफुल होती है, ये होता है वो होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा आप किसी फैमिली वाले को लेके आओ। तो 3-4 डॉक्टर्स का पैनल बैठा था अपोलो में। तो मैंने कहा कि ऐसे है डॉक्टर, 6 मंथ्स पहले मेरे पति की डेथ हो गई और बच्चे रहते हैं विदेश, और मैं बनी हूँ ताज़ी ताज़ी चेयरपर्सन। मैं तो काम करती हूँ भाई, तुम चेक करना है तो बताओ, नहीं तो जब परिवार आएगा तब करा लेंगे। कहते नहीं नहीं नहीं, आपकी पहली स्टेज है और अभी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे तो सेकंड में एंटर नहीं होगा, तो आपको कर लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इसी हफ्ते में। तो मैंने कहा फिर आप कर लो, हफ्ते में तो बच्चों को बुला नहीं सकती मैं, रैंडम उनको इतनी टेंशन दूँ, मैं भी टेंशन में हूँ, उनको भी दे दूँ। तो तीनों डॉक्टर्स ने ना मुझे हक किया, ओके हम तेरी फैमिली हैं, और मुझे ले गए बायोप्सी करने। अब बायोप्सी में इतना बड़ा एक पिस्तौल की तरह यंत्र और लगाया मेरे यहाँ, 8-9 ठक 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 गोली की तरह कर दी है, और वो निकाल रहा है जो भी बायोप्सी में निकालते हैं। और कहा ठीक है अब आप थोड़ा बैठो। 2 घंटे 1.5 में बैठी, उसके बाद रिपोर्ट आई यस आपको है। तो मैंने कहा कब से है? तो बोले लगभग ये 1 साल का लगता है। तो मुझे ध्यान हुआ, मैंने कहा क्यों होता है? कहते ड्रिंक करो, ये करो, नशा करो, फला करो, ढिमका करो, लेट नाइट करो, बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स पियो। मैंने कहा इनमें से एक भी क्वालिटी मेरे में नहीं है जो तुमने बताई है। तो मैंने कहा फिर कैसे होगा? फिर कहते लास्ट ऑप्शन है कि बहुत टेंशन में हो। मैंने कहा टेंशन, हाँ टेंशन थी मुझे 1 साल। कहते क्या टेंशन थी? मैंने कहा मेरे हस्बैंड को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इनके पास 5 या 6 महीने हैं और मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई थी, तो ये मेरे सिर पे एक टेंशन थी। तो हो सकता है वो स्ट्रेस अंदर से, क्योंकि मैं उस 1 साल में अपने पति की इलाज में लगी हुई थी, उनको डायलिसिस होता था हफ्ते में 2 बार, तो मैं उसमें लगी हुई थी और यहाँ बच्चे कुंवारे थे। तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए। मेरी बेटी का एक ही कहना था, मम्मी मेरे शादी के कार्ड पे ये नहीं लिखा होना चाहिए डॉटर ऑफ लेट श्री ओपी भाटिया। तो ये मुझे दर्द देती थी बात, इसीलिए क्रैश लेवल पे शिव भोले ने मेरी मदद करी। इधर लड़का लड़की मिल गए बच्चों के लिए, इधर भाटिया साहब का इलाज होता रहा, इधर शादी हो गई।
सब हो गया, एवरीथिंग भगवान ने किया। और अब कोई कहता है मरने वाली है, तो मरने में तो कोई कभी भी मर जाएगा। वो वेदांता वाले कल मर गए, तो आपने कितने क्या देखा। कैंसर से इस तरीके से लड़ाई की। अभी Yes, अब आई एम 100% कैंसर फ्री। अपोलो हॉस्पिटल ने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो भी मैं आपको फोटो दे दूंगी, आप लगा देना पॉडकास्ट में। मेरी पिछली जुलाई 2024, 31 जुलाई 2024 को सारी मेडिसिन बंद हो गई। 24 से लेकर 25 तक, और अब 26वां स्टार्ट हुआ है। आई एम टोटल मेडिसिन फ्री, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, बेबाक बोलने वाली रेनू भाटिया। क्या पहले से बचपन से ऐसी थी कि हालातों से लड़ते लड़ते ऐसे बन गए? मैं एक बहुत रॉयल फैमिली से आती हूँ, मैं एक शहजादी हूँ। मैं वो बच्ची हूँ जिसके पहले जन्मदिन पे इंदिरा गांधी आई थी। मैं वो बच्ची हूँ जिसके हर जन्मदिन पे शेख अब्दुल्ला आता था। मैं उस पिता की बेटी हूँ जिन्होंने शेख अब्दुल्ला जी से लड़कर हिंदी चलवाई थी J&K में, जो उन्होंने बंद कर दी थी, क्योंकि मेरे पिता ने कहा कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे पैदा होंगे, वो हिंदी नहीं पढ़ेंगे, वो हिंदी पढ़ेंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, इंग्लिश स्कूल हो या हिंदी स्कूल हो, हिंदी और उर्दू अनिवार्य है। इधर हिंदी और उर्दू चॉइस है। तो रॉयल्टी की कहीं कमी नहीं, पैसे की कहीं कमी नहीं। मेरे दादाजी ने एक बहुत प्यारी बात बचपन में सिखाई थी। जब हम छोटे थे तो सारे बच्चों को ऐसे बिठा के पाठ करते थे और लास्ट में एक शिक्षा देते थे, सिक्ख्या। तो एक बार दादाजी ने बोला कि तुम ना रईस बच्चे हो, अमीर बच्चे नहीं हो। हम जब बच्चे पाठ हो जाता था ना, छोटे बच्चे तो यही करते हैं ना, कब खत्म हो पाठ, बाहर खेले। तो मैं सबको कहती थी, यार दादाजी यार बुद्धू हैं, उनको ये नहीं पता कि रईस और अमीर एक ही होता है, प्रायवाची शब्द है। अब समझ आती है कि वाकई हम रईस बच्चे थे, अमीर नहीं थे। अमीर तो कोई भी हो जाता है, रईस नहीं हो सकता। अब महिला आयोग के अध्यक्ष हैं आप, हर चीज आपने देखी, हर सिचुएशन को आपने बहुत बारीकी से देखा। मैंने कितनी बार देखा आप मीटिंग में होते हैं, कितनी बार अधिकारियों को डांट लगा देते हैं, सस्पेंड तक कर देते हो। डांट की बात पे डांट लगाती हूँ, सस्पेंड की बात पे सस्पेंड करती हूँ, शाबाशी की बात पे खुश भी होती हूँ, उनके लिए लिख के भी देती हूँ, दिस आयु डिड गुड वर्क। कोई ऐसा किस्सा हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष के दौरान कि जिसने आपको अंदर से झकझोर दिया? एक बहुत अजीब किस्सा था जिसके लिए मैं बहुत रात सोई भी नहीं कि क्या फैसला देना है। हनी ट्रैपिंग का। एक लड़की जिसने एक साथ 7 मर्दों से रिश्ता रखा हुआ था अलग अलग जगह पर, और उसने इतना अच्छा टाइमिंग सेट किया हुआ था कि उस पर कोई कानून नहीं बनता था। और मैं चाहती थी कि और लोग बचे। फरीदाबाद का भी एक व्यक्ति था, एक ने आत्महत्या भी करी, और जिसने आत्महत्या करी थी उसकी पत्नी ने मुझे ये केस बताया कि ऐसे ऐसे मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे पति ने आत्महत्या कर दी, लेकिन और ना बर्बाद हो। उसकी पत्नी ने मुझे डिटेल दी अपने हस्बैंड के मरने के बाद, ये नाम, ये नाम, ये नाम, ये नाम। हमने सबको कॉल किया। एक आदमी अब आगरा चला गया है, एक आदमी गुड़गांव है, एक आदमी दिल्ली है, एक आदमी फरीदाबाद का है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों के हम चाहते थे कि और कोई मरे ना, तो कैसे करे। जब मैंने अपने अफसरों से डिस्कस किया, हायर लेवल पे डिस्कस किया, तो पाया कि कुछ वकील उसके साथ मिले हुए हैं। वो लड़की उनको कॉल करती है, जैसे मान लो आप रमेश हो, आपको कॉल करेगी, रमेश जी ये आपका प्रॉपर्टी का काम है? हाँ हाँ है। वो मैं फलाने प्रॉपर्टी डीलर के पास आगरा में काम करती हूँ या कहाँ करती हूँ, तो हमें एक प्रॉपर्टी NIT में चाहिए या नहर पार चाहिए, ऐसे करके। तो अगले बोलते थे आप इस नंबर पे, इस एड्रेस पे आइए। बस वो आती थी और फिर बैठ के और बाहर निकल के बोलती थी, तो मुझे नहीं उम्मीद थी तू ऐसे करेगा, हैं ऐसे करके हरकत। तो ये 3 बार हुआ। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं। अब सडनली किसी के ऑफिस में जाओगे, ये सब हरकत करोगे, यू डोंट नो। तो ये केस मैं बहुत दिनों तक सोचती रही कि कैसे सॉल्व होगा। कानून था कि 1 साल में अगर किसी लड़की ने एक साथ अलग अलग आदमियों पे 376 डाली है, उसको तुरंत अरेस्ट करो। ये क्या करती थी, 1-1.5 साल
रिलेशन रखा, खूब नोट भी खाए, घूमा फिरा, मौज मस्ती सारा कुछ। फिर उसके बाद 376, फिर 1.5 साल बाद दूसरे के साथ, और फिर ऐसा, फिर तो कानून नहीं बनता था उसको। इस चीज के लिए मैं बहुत टेंशन में रही और ये मुझे दुखद भी लगता था। इसके आगे मुझे बाकी पति पत्नियों की लड़ाइयाँ बड़ी छोटी लगती थी। तो ये केस मेरी लाइफ का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। कैसे आपने जी सुलझाया फिर केस? हमने वन ऑफ द क्लाइंट्स जो था उससे लेटेस्ट वो लिया कि तेरे फोन के तेरे दौरान मिलने के दौरान कहीं तुझे लग रहा है कि आजकल कहीं है? तो उसने कहा हाँ, कई बार हम कहते हैं कि आ जाओ, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो थोड़ा टाल टमोली करती है, जुकाम है, ठंड है, फलाना है, ढिंकाना है, तो चेज हम करते हैं। तो फिर हम सबने मिलके चेज किया और अरेस्ट किया। अरेस्ट कर लिया। यस। एक हनी ट्रैप का केस आपका फरीदाबाद के भी एक बहुत बड़े व्यापारी को उसने तंग किया था। तंग ही किया था या उनके ऊपर भी कोई इल्जाम भी लगाया था? तो झूठे इल्जाम तो उसने बहुतों पे लगाए थे। गुड़गांव का भी आपने हनी ट्रैप वाला भी मामला सुलझाया है, वो क्या केस था? ये तो छठा सातवां मामला है उसका ट्रैप जो का। एंड था वो कैसे रहा, कैसे आपने उस परसों ही हमने बंद करे उनको जेल में, तीनों जनों को। उसमें एक उषा पुलिस वाली भी मिली हुई थी थाने में, सेक्टर 51 की शायद, और डॉक्टर कृष्ण कुमार जो कि अपने आप को पुराना मेडिकल ऑफिसर कहता है हरियाणा गवर्नमेंट का, जो कि नहीं है, और उसकी वाइफ जो कि लुधियाना की वाइफ, मतलब वो सेटिंग वाली वाइफ जिसके साथ वो इस तरह से करता है। लिव इन रिलेशनशिप हो, ओयो वाला मामला हो या फिर जिम ट्रेनर वाला मामला, आप हर चीज पर बेगम में बाकी से सवाल करती हैं, निर्णय भी लेती हैं। लिव इन रिलेशनशिप वाला जो केस है, जिस तरीके से आपने उस पर फैसला लिया, मलेशिया में भी भारत की तर्ज पर उस फैसले को अब सुना जा रहा है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। यस, मैंने भी पढ़ा ये मलेशिया वाली बात कि मलेशिया ने भी निकाला कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल नहीं होगा, मैरिड या अनमैरिड कुछ ऐसा। जब मैं लिव इन रिलेशनशिप पर बोल रही थी, आज से ये मेरा चेयरपर्सन के नाते 4था वर्ष पूरा हुआ है जनवरी में, लेकिन मैंने 2.5 साल पहले ही बोलना शुरू कर दिया था। हमारे पास लगभग 12 से 13 हज़ार केसेस हैं जब से मैं चेयरपर्सन हूँ। उन 13 हज़ार केसेस में 60% केसेस लिव इन रिलेशनशिप के हैं, जिनमें लिव इन रिलेशनशिप की धारा नहीं होती दर्ज अगर, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का रूप देते हैं, जो कि खतरनाक है। और मैं तब से ही, जब मैंने देखना शुरू किया, तो मैं तभी से कहती थी कि ये लिव इन रिलेशनशिप ठीक कानून नहीं है, मे बी किसी बेटरमेंट के लिए किया गया। तो तब मेरे फेसबुक अगर आप स्क्रॉल करोगे 2.5 साल पुराना, बड़े लोगों ने कहा अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझती है, वकालत समझती है, जज समझती है, फलां डिमका, इसको कोर्ट की कदर नहीं। आज मैं देख रही हूँ हैदराबाद हाई कोर्ट, फलाना हाई कोर्ट, ढिंका हाई कोर्ट, सब हाई कोर्ट्स, माननीय हाई कोर्ट्स कोई ना कोई ऐसा फैसला देते हैं कि ये रूल लागू नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं आपके माध्यम से, आप जरूर उनका इंटरव्यू भी करें कभी, लक्ष्मण यादव एमएलए रेवाड़ी, उन्होंने विधानसभा में ये प्रश्न उठाया लिव इन रिलेशनशिप का, और मैं बहुत खुश हुई। मैं उस टाइम गैलरी में ही बैठी थी और मैं बाद में उनसे मिली और मैंने बोला कि थोड़ा डिस्कस कर लेते तो मैं आपको और बड़े पॉइंट्स दे देती, और मैं प्रयास करूंगी कि लिव इन रिलेशनशिप का कोई ऐसे कानून में परिवर्तन आए जिससे बर्बादी ना हो। एक लिव इन से 2 लड़कियां बर्बाद होती हैं, पत्नी और प्रेमिका, और प्रेमिका का एंड क्या होता है? कुछ नहीं होता। मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूं, मैंने 1 लाख में से मैंने 5 आदमी भी नहीं देखे होंगे जिन्होंने पत्नी को छोड़ाओ, बच्चों को छोड़ाओ प्रेमिका की वजह से, नहीं देखे। हर आदमी को पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, माँ बाप चाहिए, उनकी सेवा के लिए एक नौकरानी टाइप महिला चाहिए, समाज के लिए एक स्टैम्प चाहिए, लेकिन गर्लफ्रेंड भी चाहिए। और गर्लफ्रेंड को किस तरीके से वो लेते हैं? लिव इन में। और लिव इन वाली गर्लफ्रेंड का क्या फ्यूचर है, यही मैं बेटियों को बार बार बोलती हूँ, कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, कुछ केसेस के एक्सपीरियंसेस से। पति पत्नी वाले मामले बड़े छोटे लगते हैं अब मुझे, आपसी लड़ाई के। 1-2 बार तो मैंने ऐसे भी सीख दी है लड़कियों को कि एक औरत आई, मेरा पति बहुत लड़ता है, ये करता है, वो करता है,
तो मैंने उससे कहा अच्छा आज मेरे केसेस है, तू कल आना, मैं कल सुनूंगी। तो अगले दिन जब केसेस थे 25-30, तो मैंने उसको बिठाए रखा, वो सारे केसेस सुनती गई। जब मैंने लास्ट में उसको कहा आजा अब तेरी बारी, कहती है नहीं दीदी ये तो बहुत अच्छे हैं। 25 पतियों की बुराई सुनने के बाद कहती है दीदी ये तो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा ठीक है लिखो, फिर दरखास्त लिखूं, केस डालूं? कहती है नहीं दीदी, एंड शी वेंट अवे। तो ये एक कामयाबी थी। अच्छा, आपने लिविंग वाला जो किस्सा बताया कि सब कुछ चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, और एंड गर्लफ्रेंड का जो लिविंग में रहती है उसको बहुत बुरा होता है। देखिए जब आपकी बात का आपने किसी केस में ऐसे किसी लड़की से मिले हो, बात की हो कि जब तुझे पता था, बहुत फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पहले एक बात कहूंगी कि लिव इन का हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चोरी छिपे कुछ भी हो, सबका एंड थाने में है। आज नहीं तो कल बर्बादी है पक्की। ठीक है। तो एक केस मेरे पास आया, चंडीगढ़ के बार में काम करते हैं बॉय एंड गर्ल, आज भी करता है पता नहीं, लेकिन 2 साल पुराना केस है जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, उसको हमने बनाया और सॉल्व किया। तो लड़की आई हमारे पास, बड़ी सिंपल लड़की, गांव की लड़की, पंजाब के किसी गांव से चंडीगढ़ बार में काम करने आई वेट्रेस का। तो वो आई तो चूड़ा भी डला हुआ है। तो उसने कहा कि मैडम मुझे ना एक शिकायत दर्ज करनी है अपने पति की। तो मेरे ये पति हैं, ये ना अब 2-2 महीने आते नहीं घर, और मैं इनसे पूछती हूँ तो ऐसा बहाना करते, ये करते वो करते। तो मैंने कहा दे दे कंप्लेन। उसने दी, हमने उसके पति को भी बुलाया। मैंने कहा करते कहाँ हो काम, बताया कट्टे करते बार में। तो एक दिन हमने उसको बुलाया, तो सारा मैंने लड़की को जब सारी बातें पूछी, उसने कहा मुझे अब मेरे साथ शादी कर ली, मेरे साथ गांव नहीं जाता, मेरे पंजाब में घर है, सबको मैंने बताया कि मैंने शादी कर ली है, सब कहते हैं जवाई नू लेके आओ, जवाई नू लेके आओ। मेरे माँ बाप गरीब है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो बेटी अब शहर में काम करती है, तो ये जाता नहीं है। तो कहता है चले जाएंगे करके, लेकिन अब मुझे कुछ डाउट है, ये 2-2 महीने आता नहीं है, अब तो कहाँ जाता है पता नहीं वो। तो मैंने कहा तुझे क्या डाउट है? कहते मुझे डाउट है ये कहीं और है। ठीक है, हमने ट्रेसिंग की, लड़के का फोन नंबर ट्रेसिंग पे लगाया, फलानी जगह की लोकेशन, ये वो हमने सब ढूंढा, तो पता लगा वो तो शादीशुदा, उसकी तो 6 साल की बच्ची भी है, उसने यहाँ इसके साथ झूठी शादी करी, झूठ बोल के। अब हमने सारा एड्रेस ढूंढा, उसकी पत्नी को बुलाया, हिमाचल की थी, हिमाचल में रहते थे वो, लड़का हिमाचल का और लड़की पंजाब के। तो हमने उसकी वाइफ को हिमाचल से बुलाया और सामने वाले रूम में बिठा दिया, वो अपने माँ बाप के साथ आई। तो हमने इस लड़के को भी बुलाया, ये आया बैठा, तो उसकी उस वाली नई वाली पत्नी को बुलाया। मैंने कहा इसके साथ लड़ाई क्यों करता है भाई, क्या बात है, ये वो सारा हमने उस तरीके के क्वेश्चन पूछे कि हम तुम पति पत्नी को पूछ रहे हैं। सारा कुछ हुआ तो कहता नहीं मैं दूर नहीं। मैंने कहा शादी करी है, जाता क्यों नहीं मायके इसके, उनकी भी तो आस है ये वो। मैंने कहा और तू कहाँ गायब था 2 महीने से, आया नहीं, तू ये अकेली थी, किराया भी नहीं दिया चंडीगढ़ में घर का, ये सारी। कहता नहीं। मैंने कहा हमें तो ऐसा लग रहा है कहीं और तो नहीं तू अटैच। कहता नहीं। मैंने कहा कहीं शादी वादी तो नहीं हो गई, हमें तो सब पता था। कहता नहीं ऐसे। मैंने कहा अच्छा बैठ। मैंने घंटी बजाई, पीएन को बोला वो सामने वाले कमरे में उनको भेजो। वो जैसे ही आई तो इसके होश उड़ गए, पत्नी और बच्चा देख के। अब दोनों को मैंने आमने सामने साथ साथ बिठा दिया और बीच में से मैंने कहा हाँ जी ये कौन है? वो मेरी वाइफ है। मैंने कहा ये क्या? तो बच्चा है। मैंने कहा और ये, इससे तूने 2 महीने पहले शादी करी है। वो वाइफ करती है इसने शादी करी। अब मैंने कहा अब तुम दोनों ने क्या करना है? तो वाइफ कहती है चप्पल उतार के मारांगी, इन्होंने मेरा बदनाम, मेरी 2 बच्चे। मैंने कहा मार फिर। अगली ने चप्पल उतारा, मारने लगी। फिर हमने रोका, नहीं हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मतलब इतनी वो फ्रस्ट्रेट हो गई कि वो तो गांव में उसका इंतजार करती है और ये इधर दूसरी शादी करे बैठे। और मैंने कहा इसका क्या कसूर है? फिर हमने उनको अगले दिन की डेट दी। पत्नी के मैंने कहा अब तूने दोनों में से कौन सी रखनी है? अब वो कंफ्यूज। फिर पत्नी की तरफ देख के कहने मेरा बच्चा है। मैंने कहा और इसकी जिंदगी बर्बाद करी, जेल तो जाना पड़ेगा, धोखाधड़ी में जेल तो तू तब भी जाएगा, उसको भी धोखा इसको भी धोखा। तो ये एक ऐसा केस था जो हमने आमने सामने किया और ये बहुत टेलीकास्ट हुआ, जिस वजह से
बहुत लोगों ने इस चीज को, उस आदमी ने क्या बयान दिया फिर? ऑफ कोर्स वो जो फिर पत्नी थी, इसमें दुखद है ना, तभी मैं कहती हूँ सेकंड रिलेशन, सेकंड वाइफ, सेकंड गर्लफ्रेंड या जो भी सेकंड लेडी होती है उसकी जिंदगी बर्बाद है। क्योंकि उस पत्नी ने पहले तो उस टाइम जूता मारने को तैयार थी, उसके माँ बाप भी खुंदक में थे, अगले दिन का टाइम दिया तो माँ बाप के साथ आई, कहती है मैं तो इसकी ओरिजिनल पत्नी हूं ना, मेरे घर बारात आई है, मेरे घर ये मेरी रिश्तेदारी, मेरा बच्चा 6 साल का। तो फिर मैंने कहा अब तूने किसके साथ रहना है, वो भी पत्नी की तरफ टर्न हुआ, लेकिन हमने उसको बंद कराया था फिर कुछ ऐसा केस डाल के कि इसको सजा तो मिलनी चाहिए। ओयो वाला जो आपका फैसला था वो भी काफी वायरल हुआ, खूब चर्चाओं में आया। ओयो में हनुमान चालीसा पढ़ी गई, उसकी इतनी ज्यादा चर्चा नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है, पढ़ी नहीं गई। ये मेरे वर्ड्स थे जो स्लिप ऑफ टंग था। हनुमान चालीसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं ये बोलना चाहती थी कि वहाँ कोई ऐसा काम तो नहीं होता, मीनिंग मेरा वही था, बट वो माफ़ी के साथ मैं हनुमान भक्त हूँ। और जब लड़कियां आती हैं और फिर ओयो में जाती हैं और पकड़ी जाती हैं तो वो एक ही रटी रटाई बात करती हैं। आप किसी भी पुलिस की औरत से पूछेंगे ना, वो आपको बोलेगी थाने में आई, उन्होंने कहा कि मुझे शादी का झांसा दिया, जो झूठी वादा किया, मेरे बर्थडे पे मुझे ओयो में ले गया, वहां पे कैंपा में कुछ मिलाया, मेरे को पिलाया, मैं बेहोश हो गई, मेरे साथ गलत कार्य किया और फिर मेरी वीडियो बनाई। सिंपल पैटर्न है लड़कियों का, सबका, एक का नहीं। अब तो हमारे पास जैसे ही वो आती है ना, हम ऐसे कहते हैं, ओयो जैसे ही नाम आता है या होटल नाम आता है, हम कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं तुझे कुछ पिला दिया हो कोल्ड ड्रिंक में, कहती है हाँ हाँ, फिर हम कहते हैं ऐसा तो नहीं कि हाँ हाँ, अब तो हम ऐसे पहचान जाते हैं। तो क्या इससे लड़कों को सबक लेना चाहिए? दोनों को लेना चाहिए, दोनों को लेना चाहिए। देखिए, रिलेशनशिप इज नॉट रॉन्ग, प्यार करना पाप नहीं है, धोखा देना पाप है, धोखा देना क्राइम है, प्यार पाप नहीं है, प्यार तो बहुत पवित्र है, धोखा देना पाप आज की जनरेशन क्या धोखा और प्यार इन चीजों में डिफरेंस समझ पा रही? नहीं। आज की जनरेशन, क्या प्यार कहीं बचा है? नहीं, आज की जनरेशन को एक ही चीज है, प्यार का क्या नाम लेती हो आप? 15 साल की लड़की और 18 साल का लड़का हमने पकड़ा, दोनों नाबालिग, हम उन्हें प्यार का पी भी नहीं पता। पी भी नहीं पता, पता ही नहीं कुछ, और वो हमें से मैडम ये मुझसे बहुत प्यार करता है। तेरे को क्या पता प्यार क्या होता है? एक्चुअली इट्स अ बैड वर्ड, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, बट आई वांट टू से ओनली सेक्स को प्यार बोलते हैं आजकल, ओनली सेक्स, ओनली फिजिकल अट्रैक्शन को प्यार बोलते हैं, जो कि नहीं है। तो इन चीजों से मैं तो एक ही बात करती हूँ, या तो प्यार करो, प्यार नहीं करते तो रिलेशन करते हो, रिलेशन करते हो तो 376 मत करो, 376 करते हो तो फिर उसको शादी का झांसा और ये सब बातें ना बोलो, कहीं एक जगह तो अटको ना, कहीं एक जगह फिक्स करो। प्यार किया तो किया, एक ही बात मैं बोलती हूँ, या तो रेप होता है या तो नहीं होता है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अभी दिल्ली मेट्रो की एक वीडियो काफी वायरल हुई, आपने देखा होगा। स्कूल स्टूडेंट थी एक लड़की और दोनों का वहाँ जिस तरीके से फिजिकल वो कर रहे थे वीडियो, और उसके बाद ठीक है दोनों पर केस दर्ज हुआ, दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी जो वीडियो थी उनके फेस जूम करके, हाँ, बल्कि कुछ चैनल्स ने भी, न्यूज चैनल्स ने किसी को क्या पड़ी है, कर दिया। इसीलिए मैं बोलती हूँ किसी को तुम्हारी क्या पड़ी है? इसमें आप क्या मानते हैं? ठीक है उनसे जो हुआ वो गलती है, जुर्म है, लेकिन जिन्होंने उनकी प्राइवेसी को लीक किया, अब प्राइवेसी, वो खुद अपनी प्राइवेसी लीक कर रहे हैं, वो पब्लिकली फिजिकल हो रहे हैं, इतना क्या, इतना क्या? जेनजी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक ही मैसेज, वेदर इट इज जेनजी और आवर टाइम, whatever you call it, ABCD, the end of crime is in थाना, nowhere else। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो आज जेनजी बच्चा है, मेरी ग्रैंड डॉटर है 6 साल वाली, वो जब बड़ी होगी तो थाना कुछ और हो जाएगा, कानून बदल, अभी तक तो अंग्रेजों का कानून नहीं बदला भाई, तो बदल जाएगा क्या? नहीं। जो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, सिर्फ लिव इन पे रहेंगे, एंड क्या है? If end is, if live in is your thought, शादी is not your thought, then end
उसके लिए प्रिपेयर रहे कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. यस, अगर आप सोचते हैं कि आज मुझे इसके साथ रिलेशन रखना है, अब नहीं पसंद, अब उसके साथ नहीं पसंद, उसके साथ, इफ यू वांट टू बी दैट वेस्टर्नाइज देन इट इज डिफरेंट. बट वेस्टर्नाइज लोग भी ऐसा नहीं करते हैं. मलेशिया की बात आज आपने देखी ना, और भी कई कंट्रीज. प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है. फिर वही बात बोलूंगी, बेईमानी और मक्कारी नहीं. एक ऑस्ट्रेलिया में भी आपको किस तरीके से भेजा गया इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. ऑस्ट्रेलिया गई रेनू भाटिया, पार्लियामेंट में आपने जो भाषण दिया उसकी तारीफ हुई, वो क्या था? एक्चुअली एक प्रोग्राम था जिसका मुझे इनवाइट आया, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन ग्लोबली. पूरे वर्ल्ड में डोमेस्टिक वायलेंस का क्या है, हम कई बार सोचते हैं ना इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया में पति मारता, लड़ाई करता, तंग करता, ऑल दैट स्टफ, या ड्योरी मांगता. बट पूरे वर्ल्ड में महिलाओं के साथ अलग अलग जगहों पर है. तो ये एक मेलिसा मोंटेरो करके एक वहाँ की बहुत बड़ी एनजीओ की ऑफिशियल है. उन्होंने मुझे कहीं देखा होगा इस पे, या कुछ केसेस देखते हो, उन्होंने मुझे इनवाइट भेजा. मैंने वो इनवाइट गवर्नमेंट को भेजा, गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव किया, और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गई लास्ट जुलाई में. तो पार्लियामेंट में क्राइम अगेंस्ट विमेन, व्हाट आर द लॉज, हाउ टू हैंडल, लिव इन इज ओके और नॉट, व्हाट आर द मेन क्राइम्स. तो उसमें मैंने एक दो सुनाए थे कि महिला बर्दाश्त में भी बहुत है, और अपनी पे आ जाए तो बुरे में भी बहुत है. मैं बुरे में ड्रम वाली बात नहीं करूंगी, मैं बुरे में बात करूंगी. ड्रम वाली तो आशिकी वाला था, वो साइको थी. और वो सब नहीं करना है ना. में आपको नहीं पसंद अपने पति से रिलेशन, डाइवोर्स दीजिए, अलग हो जाइए, या शादी मत कीजिए. नॉट लाइक दिस. ये किलिंग्स नहीं चलेंगी, गर्ल की भी बॉय की भी. लेकिन आप एक पत्नी के तौर पे अपने पति की हर इच्छा पूर्ण कर रही हैं, हर बात मान रही हैं, एक रिगार्ड कर रही हैं, अपनी भी लाइफ जी रहे हैं, बट स्टिल इफ ही इज साइको. एंड इफ इट कम्स टू योर चिल्ड्रन, एक माँ के जब बच्चों पे बात आती है ना, माँ बर्दाश्त नहीं करती. तो ये केस मैंने वहां सुनाया, कैसे उस औरत ने, वो महिला आज भी करनाल में बंद है, कैसे उसने अपने पति की हत्या की, टुकड़े किए, बच्चों को नानी के घर भेजा, ऑल दैट. तो इस बात के लिए उन्होंने पॉइंट को समझा सुना. ये अलग एक विषय हो गया था. बहुत सारे केसेस आपने देखे, हनी ट्रैप केस आप देखते हैं, हर चीज़ आपने देखी. जिस तरीके से इल्ज़ाम महिलाओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लड़कियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, बड़े पॉलिटिकल जो हाईलाइट केस, कुलदीप सेंगर के केस में आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? हर एक का अलग तरीके का केस होता है. कुछ पॉलिटिकल होते हैं, कुछ पर्सनल होते हैं, कुछ रिलेशन के होते हैं. तो सब केसेस का अलग एक वो है, वो भी एक अलग केस था. लेकिन कैसा भी केस हो, किसी भी महिला के साथ ऐसा अपराध आपको नहीं करना चाहिए. अगर वो प्रूव हो गया है तो आपको सजा उसकी भुगतनी है. जैसे ये बीच में चला कि वो जल्दी छूट गया उसकी, वो सब तो विरोध भी हो रहा है बहुत, और ठीक है, जिन जो भुगत भोगी हैं वो विरोध करेंगे ही करेंगे. हरियाणा की राजनीति में आप काफी सक्रिय हैं, हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष हैं. पूर्व खेल मंत्री पर जो केस लगा, उसके बारे में आपने क्या पढ़ा, क्या देखा? मैं आज भी इंतजार कर रही हूँ उस लड़की का, उस खिलाड़ी का, कोच का, जो भी थी वो. उसने मुझे आज तक फोन नहीं किया, आज तक मुझे लेटर नहीं दिया. मैंने आप जैसे चैनल्स के बहुत लोगों को बयान दिया कि शी डिड नॉट कम टू मी, शी डिड नॉट से एनी वर्ड. आई हैड 3 क्वेश्चंस फॉर हर. अगर वो आई होती तो हम उस तरह से एक्शन. क्या क्वेश्चंस है आपके? अलग क्वेश्चंस थे, वो तो वक्त के अनुसार थे. अब तो वो ना मंत्री है ना व्यक्ति है. लेकिन उन्होंने आपको लेटर नहीं दिया, वो महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते. हमने कॉल किया, आप हमारे वो देखिए ना, जो नंबर हमारे पास आया, किसी के भी थ्रू आया, हमने उन पर कॉल किया, पर आप हमारा वो चेक करे, हमारे को एक रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया. तो आती तो हम उनके क्वेश्चंस पूछते. और ऑन रिकॉर्ड मुझे वो मेमोरेंडम देने भी आई, आप पार्टी की अध्यक्षा, कांग्रेस की अध्यक्षा. मैंने उनको कहा महिला को लेके आइए, आई विल स्पीक टू हर. जैसे मैंने मंत्री से बात करी उससे भी करूंगी. क्या अगर बोला आपके पास आए, आप ये देखिए, क्या आप अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ
बेबाक होकर बोलने के लिए तैयार है? देखिए, डिपेंड्स ऑन द क्राइम, डिपेंड्स ऑन द क्राइम। और कुछ नहीं तो कम से कम मैं चर्चा तो करती ना। आपकी और टीम हमें की है, कई लोगों के खिलाफ हमने की। क्या आपकी टीम उस महिला से संपर्क करने के लिए पहुंची? आप हमारा रिकॉर्ड देखिए, रेणु भाटिया नहीं कह रही, आप हमारा महिला आयोग का रिकॉर्ड देखिए उस समय का, कि हमने उनको ढूंढने की, बात करने की कोशिश की या नहीं की। मैंने फिर जब वो नहीं आई लंबे समय तक, मैंने मीडिया को भी बोला, भाई मेरे 3 प्रश्न थे, मैं उनसे पूछना चाहती थी। कुलदीप सेंगर का केस, हरियाणा खेल मंत्री का केस और एक और बड़ा हाईलाइट केस अंकिता भंडारी का। ये सवाल भी आया मेरे पास कि रेणु मैम से अंकिता भंडारी वाले केस पर भी बात करें। अंकिता भंडारी जो देहरादून वाला केस, कई बड़े बीजेपी नेताओं का नाम सीएम धामी को खुद सामने आकर बोलना पड़ा। मैं एक ही बात कहूंगी कि बेटी कहीं की भी हो, उत्तराखंड की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, नॉर्थ ईस्ट की हो, कहीं की भी हो, बेटी बेटी है, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए और किसी भी बड़े छोटे व्यक्ति को अधिकार नहीं। इसलिए जो जिसके खिलाफ बात बनती है उनको करनी चाहिए। अंकिता भंडारी के लिए न्याय की परिभाषा रेणु भाटिया क्या मानती हैं? देखिए, जो चीज प्रूव हुई है और जो चीजें सामने आई हैं उनके ऊपर अगर पूछताछ बनती है, कार्रवाई बनती है, तो उनको करनी चाहिए, पूछताछ तो करनी चाहिए। वो एक महिला, जो एक्ट्रेस महिला, खूब बयान दे रही है, हम सब देख ही रहे हैं। आपको लगता है कि जो बड़े हाईलाइट केस होते हैं, जो पॉलिटिकली जिसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है, उन्हें कहीं ना कहीं दबाया जाता है? डिपेंड करता है केस टू केस। दबाना या केस को निकालना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर बेटी के साथ कुछ हुआ है, हम भारतवर्ष है, बेटियों का देश है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा में जिस तरीके से खिलाड़ियों ने, बेटियों ने खूब प्रदर्शन किए दिल्ली में, उसे किस तरीके से देखते हैं आप? क्या मानते हैं? जिस बेटी ने प्रदर्शन किया, आपके एमएलए तो है, एमएलए है लेकिन कांग्रेस से है। कहीं से भी हो, उन्होंने एमएलए बनने के लिए प्रदर्शन किया था या अड़े रहने के लिए किया था, उसके बाद कहाँ बोली है वो? आपको लगता है कि राजनीति में आने के लिए वो प्रदर्शन हुए? और आई डोंट नो, दिस इज पर्सन टू पर्सन, शी शुड हैव स्पोकन अबाउट इट। लेकिन हरियाणा सरकार के खिलाफ और महिला आयोग के लिए भी कई सारे सवाल उठे कि जिस हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, जिस हरियाणा में महिला खिलाड़ियों की बात की जाती है, वहीं महिला खिलाड़ी दिल्ली पर सड़कों पर बैठकर आप महिला आयोग की बात करते हैं। आप इस महिला आयोग की अध्यक्षा का 4 वर्ष का एक भी डाटा निकालना है जिसमें हमने कार्रवाई ना करी हो, ऑन रिकॉर्ड। लेकिन हरियाणा सरकार के जिस तरीके से बदनामी हुई उस केस में, मेरे को अपने महकमे का पता है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि दूसरे महकमे की बात करो, दूसरे व्यक्ति की करो, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अपने काम का पता है। आई डू माई वर्क ऑन राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट डिसीजंस। आप मेरा मेल, मेरे ऑफिस का रिकॉर्ड चेक करें 4 साल का, उसमें हमें कोई कंप्लेन आई है और हमने नहीं की, आप बताएं। लेकिन हरियाणा